हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए, किसी कारण से मैं कंटिन्यू क्लासेस नहीं कर पाया, लेकिन अब से मैं आपको लगातार रेगुलर इंटरवल्स पे क्लासेस जो है वो आपको प्रोवाइड करूंगा। इस नवंबर मंथ में मैं आपके लिए प्लस टू के जो मैक्सिमम जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आऊंगा वो हो गया सबसे इंपॉर्टेंट, जो मैक्सिमम टाइम आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इस नवंबर मंथ तक मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करवाऊंगा और उसके बाद दिसंबर के पहले वीक से मैं हर एक चैप्टर की डिटेल रिवीजन आपके लिए लेके आऊंगा। तो चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिबेंचर्स का, उसका नाम है इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। चलिए, जब भी कंपनी डिबेंचर इशू करेगी, सबसे पहले डिबेंचर का मतलब, जब भी कंपनी एज ए लोन लोगों से, पब्लिक से पैसा उठाएगी और आपसे वादा करेगी कि रेगुलर इंटरवल्स पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो उसे कहेंगे डिबेंचर्स। तो डिबेंचर जो है वो कंपनी के सर पे एक पक्की लाइबिलिटी है कि 5 साल बाद या 10 साल बाद जो पैसा पब्लिक से उठाया वो उसको पूरा क्या वापस करेगी। लेकिन जब तक वो अपना टाइम पीरियड चलता जाएगा, उस टाइम के पीरियड तक रेगुलर इंटरवल्स पे कंपनी आपको क्या पे करेगी? इंटरेस्ट। लेकिन अभी हम इंटरेस्ट की बात नहीं करेंगे, अभी हम बात करेंगे कि जब भी कंपनी लोगों से एज ए डिबेंचर के रूप में पैसा उठाएगी, तो जब वो पैसा अपने पास लेके आएगी तो उसकी जर्नल एंट्री हम क्या पास करेंगे? तो पैसा इकट्ठा करने की एंट्री हम करेंगे। देखिए, डिबेंचर की सबसे पहले देखेंगे फेस वैल्यू। अब हमारा सारा फोकस रहेगा डिबेंचर की फेस वैल्यू पे, 100 पे। अब मैं चाहे डिबेंचर को 3 तरीके से क्या कर सकता हूं, 3 तरीके से इशू कर सकता हूं। मैं फेस वैल्यू वाला डिबेंचर एट पार यानी कि 100 का डिबेंचर कितने पे इशू कर सकता हूं? 100 पे। मैं चाहूं तो 100 वाला जो डिबेंचर है उसको इशू कर सकता हूं किस पे? डिस्काउंट पे। और अगर मैं चाहूं तो 100 वाला डिबेंचर किस पे इशू कर सकता हूं? एट प्रीमियम पे। तो 3 केसेस में मेरा रहेगा डिबेंचर को इशू करने का। सबसे पहले हम देखेंगे डिबेंचर इशू के बारे में। रिडेम्पशन की बात हम अलग से करेंगे। आपकी बुक में बड़े सारे ऐसे केसेस बने होंगे कि डिबेंचर इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम। उन सभी को छोड़ते हुए सबसे पहले कवर करेंगे कि हम इशू की एंट्री कैसे डालेंगे। तो सबसे पहले मैं मान के चलता हूं कि हमने सिर्फ एक ही डिबेंचर इशू करा, तो एक डिबेंचर की जो फेस वैल्यू वो कितनी है? 100 रुपए। अगर मैं 100 वाला डिबेंचर सिर्फ 100 पे ही इशू करूं, तो मैं सबसे पहले एंट्री में क्या लिखूंगा? इस समय कंपनी को कोई पता नहीं कि कौन सा बंदा कौन अप्लाई करेगा। तो सबसे पहले जब कंपनी डिबेंचर इशू करेगी और लोग जो अप्लाई करने जाएंगे, तो सबसे पहले वो कंपनी के बैंक अकाउंट में क्या करेंगे? पैसे डिपॉजिट करेंगे। तो सबसे पहले कंपनी अपनी बुक्स में लिखेगी कि मेरे बैंक अकाउंट में क्या है? डिबेंचर्स के पैसे। किस चीज के? डिबेंचर अप्लाई करने के। तो मैं लिखूंगा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड, क्योंकि सारे पैसे मैंने इकट्ठे ही मंगवा लिए लोगों से, यानी कि 100 का डिबेंचर 100 में इकट्ठे पैसे मंगवाए, तो मैं लिखूंगा कि मेरे बैंक अकाउंट में जो पैसे आए वो किस चीज के आए? डिबेंचर अप्लाई करने के, और साथ ही मैंने क्या कर दिए? वो अलॉट। तो पूरा वर्ड लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो अगर मैंने 100 का डिबेंचर 100 पे इशू करा, तो मेरे बैंक अकाउंट में कितने पैसे आए? 100 रुपए। उसी तरीके से अगर मैं डिबेंचर को किस पे इशू करूंगा? डिस्काउंट पे। मैंने जी 100 रुपए की फेस वैल्यू वाला डिबेंचर, मान लीजिए मैंने 5% डिस्काउंट दे दिया पब्लिक को, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 रुपए की मैंने छूट दे दी, यानी कि 100 का 5%। तो खुद ही सोचिए, अगर 100 का डिबेंचर और उसमें मैं 5 रुपए का डिस्काउंट दे दूं, तो इसका मतलब लोग अब बैंक में कितना पैसा डिपॉजिट करवाएंगे? 95 रुपीज। तो फिर से मैं यहां पे एंट्री पास करूंगा कि कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसे आए किस चीज के? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के। तो अगर मैंने 100 का डिबेंचर अब 95 पे इशू करा, तो सिंपल सी बात है कि मेरे बैंक अकाउंट में भी पैसे कितने आएंगे? 95 रुपीज। उसी तरीके से जो तीसरा केस है, इस बार मैंने जो डिबेंचर इशू करा वो एट प्रीमियम पे करा। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा जब भी कोई परसेंटेज आएगी, चाहे डिस्काउंट की चाहे प्रीमियम की, हमेशा जो परसेंटेज होगी वो होगी उसकी क्या? डिबेंचर की फेस वैल्यू की। तो अगर मैंने 100 का डिबेंचर अब 10% प्रीमियम पे अगर इशू करा, तो इसका मतलब 100 का 10% कितना हुआ? 10 रुपीज। तो इसका मतलब इस बार मैंने डिबेंचर जो है वो पब्लिक को 110 रुपए में बेचा। तो सिंपल सी बात, फिर से अगर मैं यहां पे एंट्री पास करूं कि कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसे आए, फिर से किस चीज के? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के। तो अगर मैंने 100 का डिबेंचर 110 पे इशू करा, तो फिर मेरे बैंक अकाउंट में भी कितने पैसे आएंगे? 110 रुपए। देखिए, ये तो हमारा हो गया कि पहले पैसे कलेक्ट करने की एंट्री, चाहे तीनों केसेस में, चाहे एट पार, चाहे एट डिस्काउंट और एट क्या? प्रीमियम। अब उसके बाद क्या करेंगे? ये डिबेंचर का जो पैसा आया मेरे पास एप्लीकेशन का, इसको हम ट्रांसफर करेंगे जो हम चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है डिबेंचर्स। कौन सा? परसेंटेज डिबेंचर्स। तो नेक्स्ट एंट्री में मैं क्या करूंगा? डिबेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का जो मेरे पास पैसा आया था उसको मैं उठा के, जबकि कितना था फर्स्ट एंट्री में? 100 रुपए। तो वो 100 रुपए मैं उठा के ट्रांसफर करूंगा अपने परसेंटेज डिबेंचर्स में। तो 100 रुपए उठाए और 100 रुपए क्या करे? ट्रांसफर करे।
दूसरी बार देखिएगा कि 100 का जो डिबेंचर है अगली बार मैंने इशू करा था 95 पे, इस बार डिस्काउंट पे इशू करा था। और ये हमेशा याद रखिए कि जो फेस वैल्यू होगी वो हमेशा हमारे परसेंटेज डिबेंचर में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो फिर से मैं क्या करूंगा, फिर से सेकंड एंट्री में मैंने डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का पैसा उठाया जो कि कितना था 95, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि परसेंटेज डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू जाएगी। तो ये कितनी गई 100 रुपए। अब हमारे डेबिट में 95 और हमारे क्रेडिट में कितने 100 रुपए, तो 5 रुपए का हमें हुआ नुकसान। 100 का डिबेंचर कंपनी ने कितने में इशू करा 95 में, तो जो 5 रुपए का कंपनी ने डिस्काउंट दिया वो कंपनी के लिए क्या, उसके लिए नुकसान है। तो इस नुकसान को हम ट्रांसफर करेंगे डिस्काउंट में, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है जी। अगली बार हमने जो 100 रुपए वाला डिबेंचर था वो इशू करा था 110 में। हमेशा याद रखिएगा जब भी परसेंटेज डिबेंचर में ट्रांसफर करेंगे तो हमेशा 100 ही आएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अब मेरे डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में पड़े हैं 110 रुपए, तो मैं क्या करूंगा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में से जो 110 पड़े हैं वो उठा के किसको ट्रांसफर होगा, फिर से अपने परसेंटेज डिबेंचर्स में। लेकिन आपको पता है कि परसेंट डिबेंचर में हमेशा क्या जाएगा, उसकी फेस वैल्यू। तो इस बार मैंने 100 का डिबेंचर 110 पे इशू करा, तो इस बार कंपनी को फायदा, तो वो फायदा ट्रांसफर होगा किसको, अपने सिक्योरिटी प्रीमियम को, सिक्योरिटी प्रीमियम। अब देखिए, अब हमने इशू की एंट्री देखी कि एक डिबेंचर 100 रुपए का जब एट पार पे इशू करा, यानी कि 100 का डिबेंचर 100 पे इशू करा, मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आए किस चीज के, डिबेंचर एप्लीकेशन के, कितने 100 रुपए। फिर मैंने 100 रुपए उठाए और जो पैसे आए मैंने कहां ट्रांसफर करे, जिस चीज का चैप्टर कर रहा हूं, कौन सा, परसेंटेज डिबेंचर। अगली बार मैंने 100 का डिबेंचर 95 पे इशू करा, तो सिंपल सी बात, फर्स्ट एंट्री में अगर मैंने 95 का इशू करा तो मेरे बैंक अकाउंट में आएंगे भी 95 रुपीज। लेकिन मुझे रूल पता है डिबेंचर्स का कि फेस वैल्यू तो में तो हमेशा क्या 100 ही जाएगा। तो मैंने फिर से डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट का 95 उठाया और किसको ट्रांसफर करा, परसेंटेज डिबेंचर को 100। तो जो 5 रुपए का नुकसान हुआ वो किसने कवर करा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तीसरे केस में 100 का डिबेंचर इशू करा 110 में, तो सिंपल सी बात है कि मेरे बैंक अकाउंट में भी 110 रुपए आएंगे। फिर मैं डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट का मैंने 110 रुपए जो मेरे पास आए वो उठाए और अपने परसेंटेज डिबेंचर को कितना ट्रांसफर करूंगा, हमेशा फेस वैल्यू कितनी, 100 रुपए। तो जो एक्स्ट्रा पैसे मैंने लोगों से चार्ज करे उसको मैं ट्रांसफर करूंगा किसमें, सिक्योरिटी प्रीमियम में। अब देखिए ये हमारा तीनों केसेस बना, एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम। अब हमारा लास्ट केस बचा कि अगर रिडेम्पशन की अगर वापसी आ जाए, रिडेम्पशन करनी पड़े, सिंपल सी बात है कि जब मैं पब्लिक से एज ए डिबेंचर पैसे उठाऊंगा तो मैं पक्का उनको बोल के रखूंगा कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट 5 साल बाद, 10 साल बाद मैं आपको वापस करूंगा। लेकिन इशू के टाइम पे ही कंपनी एक एग्रीमेंट करेगी कि जब भी मैं आपको पैसा वापस करूंगी तो 3 केसेस बनेंगे, 2 केसेस बनेंगे, जहां तो कंपनी आपका जो पैसा उठाया एट पार वापस करेगी या एट प्रीमियम। इसका मतलब रिडेम्पशन जब भी कंपनी करेगी, जब भी लोगों का पैसा वापस करेगी, या तो वो कर सकती है एट पार, यानी कि 100 का डिबेंचर 100 की वापसी, या तो कंपनी वापस कर पाएगी क्या, एट प्रीमियम पे, यानी कि ये 2 केसेस ही बनेंगे। इसमें से अगर आपको पेपर में आ जाए कि इशू वाली एंट्री के साथ कि रिडेम्पशन भी है और रिडेम्पशन के साथ लिखा हो एट पार, तो याद रखिए कोई नई एंट्री हम पास नहीं करेंगे, क्योंकि हमें कोई भी नुकसान नहीं हुआ। फिर चाहे हमने डिस्काउंट पे इशू करा हो, चाहे प्रीमियम पे, चाहे एट पार पे, जब भी रिडेम्पशन के साथ ये वर्ड आएगा एट पार, तो कोई भी नई एंट्री हम इसके साथ पास नहीं करेंगे। जब भी हमें केस आएगा कि हम प्रीमियम पे वापसी कर रहे हैं, किसकी, रिडेम्पशन कर रहे हैं किसकी, डिवेंचर्स की, तो जब भी प्रीमियम की पे वापसी करेंगे तो उस समय हम एक लॉस की एंट्री पास करेंगे, फिर चाहे केस एट पार वाला, चाहे डिस्काउंट वाला, चाहे क्या प्रीमियम वाला। अब अगर इसके साथ मैं एक नई एंट्री पास करूं, मैंने आपसे कहा कि एक लॉस वाली एंट्री आ सकती है तीनों केसेस में, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये नुकसान हम ट्रांसफर करेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को। देखिए ये नुकसान वाली एंट्री तीनों केसेस में तभी आएगी जब भी हम वापसी करेंगे किस पे, प्रीमियम पे। तो तीनों केसेस में एक एंट्री जो है वो ऐड करी जाएगी, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। तीनों केसेस में लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। चलिए तीनों केसेस में एक नई एंट्री ऐड करी जा सकती है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए कि जो वापसी होनी चाहिए वो किस पे, एट प्रीमियम पे। अब देखिए अगर ये वाला केस आ जाए एट पार जो आपने इशू करा, इशू की एंट्री तीनों केसेस में आपकी क्लियर है। अब ये इशू के साथ अगर मैं प्रीमियम पे वापसी करूं तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं आपसे कहूं कि 100 का डिबेंचर कंपनी कह रही है कि कल को 105 रुपए वापस करेंगे, तो 100 रुपए से ऊपर कितने गए हम, 5 रुपए।
तो इसका मतलब आज के ही टाइम में हमें 5 रुपए का एक लॉस बुक करना पड़ेगा, और वो लॉस किससे चला जाएगा? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन पे। दूसरी तरफ आपने इश्यू सबसे पहले करना है। इश्यू ये नहीं दिखना कि सर ये 100 वाला डिबेंचर था, जब हमने इश्यू करा था तो वो तो 95 पे करा था। आज अगर मैं आपसे कहूं कि कंपनी कह रही है कि हम आपको 105 रुपए में वापस करेंगे, तो इसका मतलब फिर से कंपनी ने कहा कि हम आपको प्रीमियम पे वापसी करेंगे। तो याद रखिए 105 का कंपैरिजन आप 95 से नहीं करेंगे। हमेशा कंपैरिजन जो चलेगा वो किससे चलेगा? हमेशा फेस वैल्यू की तरफ से। अगर मैं कंपनी के तौर पे आपसे कह रहा हूं कि मैं कल को आपको वापसी 105 रुपए में करूंगा, तो उसका कंपैरिजन करूंगा मैं 100 के साथ। फिर से कंपनी ने कहा कि मैं 5 रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करूंगी, तो फिर से मैं एक लॉस की एंट्री पास करूंगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। अच्छा, थर्ड केस फिर से वही चीज। देखिए मैंने जब इशू की बात करी थी तो 100 का डिबेंचर मैंने इशू करा था 110 पे। अब इशू का रिडेम्पशन से कोई लेना देना नहीं। अगर मैं आपसे फिर से यहां कहूं कि कंपनी कह रही है कि जब आपको वापसी करेगी तो आपको 105 रुपए करेगी। अब ये मत सोचिएगा कि जब 105 पे वापसी करी, लेकिन हमने इशू तो करा था 110 पे। तो फिर से मैं आपसे कह रहा हूं कि जब भी हम लॉस की एंट्री देखेंगे उसका कंपैरिजन हमेशा किसके साथ देखा जाएगा? उसकी फेस वैल्यू के साथ। अब ये मत सोचिएगा कि इशू 110 पे करा और अब हमें वापसी करनी 105 पे, तो 5 रुपए का फायदा ही हुआ। नहीं, जिस टाइम पे हमने इशू करा था उस टाइम पे जब हमें 10 रुपए का क्या फायदा हुआ था, तो हमने सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफर करा। लेकिन उसके बाद अगर 100 के ऊपर अगर प्रीमियम में वापसी करेंगे 105 की, तो उसका कंपैरिजन किससे करेंगे? हमेशा 100 रुपए से। तो 100 से ऊपर कितना दे रहे हैं फिर हमसे? 5 रुपए। तो फिर यहां पे लॉस की एक एंट्री पास करी जाएगी, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। तो सिंपल सी बात, ये वाला क्वेश्चन अगर पेपर में आपको आए तो कुछ नहीं देखना, सबसे पहले हमने इश्यू की एंट्री पास करनी है। इश्यू की एंट्री पास करने के बाद ये लॉस वाली एंट्री तीनों केसेस में तभी आएगी जब वापसी किस पे होगी? एट प्रीमियम पे। अगर एट पार पे आए कि रिडेम्पशन एट पार है, तो ये वाली जो सेकंड एंट्री मैंने आपको थर्ड एंट्री करवाई, ये एंट्री आपकी पास नहीं होगी। आई होप कि आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगली क्लास में मैं इसके कुछ 2-3 क्वेश्चन जो है वो आपको कवर करवाऊंगा, और ये टॉपिक आप तैयार करिए। ये मैक्सिमम टाइम आपके पेपर में जो है एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।